हेलो गाइस, सो कल दशहरा का ऑफ रखने की वजह से एक दिन का डिले हुआ इस वर्कशीट के सॉल्यूशन के अंदर। कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं। इतना डिजर्व करते हो आप लोग यार। मेन बात ये है कि जो चैप्टर 4 लिया आज मैंने, ठीक है, चैप्टर 4 का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी की है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट स्टेप है ये। क्या कभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर को, चैप्टर 4 को लिंक करके देखा है? नहीं देखा ना, तो मैं बताता हूँ आपको लिंक करके कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ को। और एक बात और है, काम की बात है, क्या सुन लो एक बार इस चीज़ को, कि भाई जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो ट्राई मैं यही कर रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर तो आपको हर चैप्टर जितने भी आपके टर्म 1 में आने वाले हैं ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग सिलेबस है, पता नहीं क्यों है, वह CBSE ने अलग किया है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो भी चैप्टर, जैसे किसी बच्चे कमेंट आया सर नेक्स्ट चैप्टर ये ले लो, बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है, तो आपको किसी चैप्टर की नीड है कि अभी ये वाला चैप्टर करना है, आप कमेंट करके बता दो, उसी चैप्टर की वर्कशीट डाल दूंगा मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 को चैप्टर 4 से लिंक करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कभी लिंक किया होगा, स्टूडेंट छोड़ा यार, मोस्ट ऑफ द टीचर भी लिंक नहीं करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं लिंक। चैप्टर 3 में आपने स्टडी किया, पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, कि मान लो एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, तो आप यहाँ पे 2 स्टेप गए और यहाँ पे 3 स्टेप गए और ये आपने बोला ये पॉइंट है P। ठीक है, ऐसे ही आपने नेगेटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने पॉइंट लोकेट करना सीखा है। ठीक है, अब उस पॉइंट को अगर हम आपको एक बात बताओ, जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? देखो, वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे, 5-10 मिनट में आपको बेस बताना जरूरी है। ठीक है, फिर तो आपको पता है कि 14 क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं विदिन 5 मिनट आप भी सोल्व कर लोगे ये वीडियो देखने के बाद में। ठीक है, तो बात ये आ जाती है कि यार ये ज्योमेट्री आप लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा सबसे पहले स्टार्टिंग में? उसी को लिंक किया गया है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही एक्सटेंड हो रहा है। ग्राफ यहाँ भी बनेगा, यहाँ ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ग्राफ में क्या बनती है? लाइन्स बनती हैं। तो याद करो, ज्योमेट्री आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ी, सबसे पहले पढ़ा आपने पॉइंट, 0 डायमेंशनल पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई पॉइंट को अगर ऐसे करके बनाता है ना कि ये पॉइंट है, गलत बात है, क्योंकि यहाँ आपको विड्थ नज़र आ रही है। तो पॉइंट होता है एक्चुअल में ये, और भी छोटा, क्या बस आपको दिखाई दे हल्का सा, कोई डायमेंशन नहीं होगी उसकी। फिर आपने पढ़ा 1 डायमेंशन, उससे एक लाइन बनाई, और आपने लाइन के अंदर क्या पढ़ा कि इनफाइनाइटली मूव करती है, और लाइन सेगमेंट ये होता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे उस चीज़ को। ज्योमेट्री में आपने लाइन पढ़ने के बाद में फिर आपने एंगल्स पढ़ा, एंगल पढ़े, फिर आपने ट्रायंगल के ऊपर आए, फिर आगे चलते गए। तो एक तरीके देखा जाए तो आप ज्योमेट्री में तो काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हो। ठीक है, 9th क्लास में, और 9th क्लास में ज्योमेट्री भर के है। ठीक है, अब तक आप ज्योमेट्री में सब कुछ सीख चुके हो ऑलमोस्ट। ठीक है, जिस लेवल तक सीखना चाहिए आपको। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए एक नया टॉपिक है, और नई चीज़ हमेशा बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाती है। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 5th या 6th क्लास में सबसे पहले नंबर आता है नेचुरल नंबर्स, नेक्स्ट क्लास में आता है होल नंबर। जब सबसे पहले नेचुरल नंबर आया तो आपको उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाया गया। उसके बाद में आपका नंबर आया होल नंबर्स, फिर वापस से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताया गया। फिर इंटीजर्स इंक्लूड किए गए नेक्स्ट क्लास में। फिर आपको वापस से वही 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताए। फिर नेक्स्ट ईयर आपको इंट्रोड्यूस किया गया रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, फिर आपको 4 चीज़ें बताई गई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 9th में आप लोगों ने सीखा रेशनल नंबर, और यहाँ पे भी आपने सबसे पहले 4 बेसिक ऑपरेशन को सीखा है। सिमिलरली कि हम ज्योमेट्री में तो इतना आगे बढ़ चुके हैं, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चालू किया है, पहली बार आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस हुआ है 9th के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाया जाता है कि सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 में पॉइंट के बारे में बताया गया कि भाई पॉइंट कहाँ हो सकता है, कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, लोकेट किया हुआ पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें। चैप्टर 4 में क्या हो गया? चैप्टर 4 में ये हो गया कि आपको बोल दिया गया भाई एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों को ज्वाइन कर दो। और जब हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करते तो हम क्या बन जाते हैं? हमें एक लाइन मिल जाती है। ठीक है, तो यही हम सीख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी जब कभी 2 वेरिएबल होंगे उनसे एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री होती है 1। ये आप लोग पढ़ चुके हो, उतना डीप में नहीं जाने वाले इस चैप्टर के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो ये हम सीखने वाले लाइन कैसे बनती है। ठीक है, और लाइन ही बनाने वाले हैं कि आप 2 पॉइंट लोकेट करो, दोनों को ज्वाइन कर दो, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ये आप सीखने वाले इस चैप्टर के अंदर। ठीक है भाई, तो मैंने आपको लिंक कर दिया है कि चैप्टर 3 से चैप्टर 4 में एक्चुअल में आपने एक स्टेप आगे बढ़ा है कि वहाँ पे हमने पॉइंट सीखे, और यहाँ पे एक पॉइंट नहीं, हम 2 पॉइंट की बात करेंगे, और जब 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। ये मैंने लिंक करके थोड़ा सा बता दिया, आपको दिमाग में रहेगा कि चैप्टर 3 अलग है, चैप्टर 4 अलग है। नहीं भाई, उसी से आगे बढ़ के हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर का नेम, लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल, इसमें हर बात का अपना मतलब छुपा हुआ है। लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन आप 7th क्लास से पढ़ना चालू कर चुके हो, ठीक है। लीनियर होगी यानी जिसका डिग्री क्या होगा 1, यानी हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की 1 होगी। टू वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल की बात नहीं करेंगे, दो वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक इक्वेशन, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax, कभी जब चैप्टर को पूरा डीप में पढ़ाऊंगा, जब ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ देखो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ टू वेरिएबल की बात चल रही है। जैसे एक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लो, बाद में चाहो तो 5 को उधर भी ले जा सकते हो, इक्वल टू -5। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात हो गई, इस क्वेश्चन के आंसर मैंने चालू हो गया हूँ, इसके अंदर घुसना चालू हो गया हूँ मैं, ठीक है। याद करो आप लोगों ने सबसे पहले 7th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसी आती थी 2x प्लस 5 इक्वल टू 11, तो आप करते थे 2x इक्वल टू 11 माइनस 5 6 और x इक्वल टू 3 होता था, ठीक है। और आप बोलते थे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, x इक्वल टू 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब आप सॉल्यूशन का मतलब ही सीखो। सॉल्यूशन का मतलब ये होता था, आप लोगों को बताया भी क्या होगा कि अच्छा जब x इक्वल टू 3 आया है तो जब वापस से x इक्वल टू 3 आप इसमें पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्या होगी इक्वेशन? इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और इक्वेशन के सेटिस्फाई होने का मतलब ये होता है कि LHS इक्वल टू RHS। समझ गए बात को? तो इस x इक्वल टू 3 को मैं टू वेरिएबल पे भी आऊँगा, सिंगल वेरिएबल पे कमांड देखता हूँ कितनी है आपकी। इस x इक्वल टू 3 को इसमें पुट करते हो तो 2 × 3 6 प्लस 5, LHS 11 हो गया, RHS 11 है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्यूशन आप लोगों ने भर भर के निकाला है 7th क्लास में और 8th क्लास में, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी किए वहाँ पे। उनमें आप लोगों ने देखा था कि भाई एक सिंगल वेरिएबल होता है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो m हो, चाहे t हो, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और आप लोगों ने एक चीज़ पर गौर किया कभी कि उस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन निकलता था। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके सामने कोई भी इक्वेशन आई और आपने बोला हो देखो सर x इक्वल टू 2 भी सही है और x इक्वल टू 3 भी सही है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ ना? क्यों? कि उसका एक सिंगल सॉल्यूशन ही निकलता था, एक ही वैल्यू निकल के आती थी। याद समझ रहे हो इस चीज़ को? तो याद रख लो इस चीज़ को, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर है तो उसका एक सिंगल सॉल्यूशन होता है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक ही होगा, उसके अलावा चेंज नहीं होने वाला। तो यूनिक चीज़ मिल रही है आपको। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है, ठीक है। तो उससे पहले एक कान खोल के एक बात और सुन लेते हैं कि कभी भी किसी इक्वेशन में अगर आपको या किसी भी क्वेश्चन में अगर आप एक वेरिएबल चूज करते हो किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोगों ने 7th 8th में बहुत की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, उन चैप्टर पे चले जाओ 2 मिनट के लिए। जब आप उनको सोल्व करते हो ना तो उस वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने सिंगल वेरिएबल अज्यूम किया है, और हम ट्राई करते हैं कि हम जितने कम वेरिएबल माने ना उतना अच्छा है, क्योंकि वेरिएबल मानना मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ चीज़ मान रहे हैं। तो जब हमने अपनी मर्जी से कुछ चीज़ मानी तो हमें उसकी वैल्यू निकाल के देनी पड़ेगी उस क्वेश्चन के अंदर। तो जब सिंगल वेरिएबल अज्यूम करते हो तो आपको कम से कम क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसका यूज करके आप एक इक्वेशन बना सको। क्योंकि हमें जब सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, चाहे मैं x की निकालनी हो, किसी क्वेश्चन हमने x मान लिया, मान लो सपोज करो कि मेरी एज है, मेरे फादर की एज से रिलेट कर रहे हैं, मैंने एज को अपने x माना, उनसे रिलेशन उनका उसको बनाया, तो जब मैंने एक सिंगल वेरिएबल x माना है तो मुझे कम से कम एक इक्वेशन की नीड है। अगर मैंने किसी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल माने ना, 2 वेरिएबल x और y, तो अब मुझे 2 इक्वेशन की नीड है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसी एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दे दूं। कैसे? मान लो सपोज करो कि 2 बच्चे हैं A और B और दोनों को मिला के 100 रुपीज़ मिलने वाले, तो आप क्या बोलोगे कि A की मनी प्लस B की मनी इक्वल टू 100। तो क्या आप सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से बता सकते हो कि A को कितना मिला और B को कितना मिला? नहीं बता सकते ना। हाँ, अगर मैं ये बोल दूँ कि A और B का जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज़ है, इसका मतलब A को ज़्यादा मिलता है, B को कम मिलता है। अब आपका 2 इक्वेशन है, आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड होगा। इसको सोल्व करके आप आराम से बता सकते हो कि 2A इक्वल टू 120 और A इक्वल टू 60, दोनों को ऐड किया 2A, इनको ऐड किया 120, A को 60 रुपीज़ मिल रहा है, इसको 40 मिला हुआ। इसका मतलब आपको अगर दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एग्जैक्टली, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हमें कम से कम 2 इक्वेशन दो, ये याद रखना। और किसी क्वेश्चन में अगर 3 वेरिएबल होंगे तो वहाँ पे कम से कम 3 इक्वेशन की नीड होगी आपको वैल्यू निकालने के लिए। 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन चाहिए, 5 वेरिएबल है तो 5 इक्वेशन चाहिए, याद रखना सीनियर क्लासेस के लिए। तो कहोगे सर फिर
हम तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे और हमें तो एक इक्वेशन मिलने वाली चैप्टर में हमने देखा हमें सिंगल इक्वेशन मिलती है, कुछ ऐसी मिलती है कि ए और बी को मिलाकर 100 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो सर हम तो निकालते हैं वैल्यू। तो भाई एक बात बताओ, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं उस पर ध्यान देना। तो आप क्या कहोगे, इसका आंसर मिल रहा है, एक दो क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, चैप्टर पूरा कंसेप्ट चालू हो चुका है। ठीक है, आप बोलोगे कि देखो सर ए को अगर 10 रुपीज़ मिलते हैं तो बी को 90 मिलेंगे। एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि आपके सामने दो बच्चे आए ए और बी आपके सामने और बोला कि हमें घर से 100 रुपीज़ मिले हैं और आपके सामने अपनी प्रॉब्लम बता दी। इसका सॉल्यूशन आपको देना है क्योंकि आप मैथ्स पढ़ते हो। उनको पता लगा कि भाई ये बच्चा तो मैथ्स पढ़ता है, अब मैथ्स पढ़ता है मतलब इसको आता होगा। तो आपके सामने आया भाई मैं हमारी एक प्रॉब्लम है। बोलो क्या प्रॉब्लम है कि हमें दोनों बच्चों को मिला के 100 रुपीज़ मिले, हम अपना सॉल्यूशन कैसे करें इस प्रॉब्लम का, हम कैसे बांटे अपने अंदर मनी को। तो आपने बोला देखो भाई तुम अगर 10 लेने को राजी हो जाते हो तो ये 90 ले लेगा। बोला ऐसे कैसे, मैं इतने कम क्यों लूँ। बोले अगर तुम 11 ले लेते हो तो ये 89 मिलेंगे। बोले नहीं। बोले तुम 12 लेते हो तो ये 88 मिलेगा। बोले तुम 20 लेते हो तो इसको 80 मिलेगा। बोले तुम 30 लेते हो इसको 70 मिलेगा। बोले तुम 90 लेते हो इसको 10 मिलेगा। बोले तुम अगर 10 रुपीज़ और 10 पैसा ले लेते हो, मान लो पैसे चलते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मान लो, तो बोले इसको मिल जाएगा 89.90 रुपीज़। इसका मतलब, और बोले तुम पॉइंट में लेते जाओ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपने उनके सामने इनफाइनाइट सॉल्यूशन अवेलेबल करा दिए कि तुम कुछ भी ले सकते हो यार, तुम जितना लोगे उस पर डिपेंड करेगा दूसरे को कितना मिल रहा है। समझ रहे हो बात को। यानी कि लीनियर इक्वेशन है ये, एक वेरिएबल ए है दूसरा वेरिएबल बी है, ए की पावर 1 है बी की पावर 1 है। दिस इज लीनियर इक्वेशन क्योंकि डिग्री 1 है। 2 वेरिएबल अज्यूम किए हैं ए और बी। ठीक है, हम एक्स और वाई में भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी समझ लो यार। ठीक है, उसके बाद में तो एक प्रॉब्लम आई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली, आपने इसका सॉल्यूशन बताना चालू किया और आप तो बताते ही चले गए, आप तो बताते चले क्योंकि 10 और 90 है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर मैं इसको 10 रखूँ इसके 90 रखूँ तो एलएचएस आरएचएस सेम हो जाएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये 10 और 90 जो है ना, ये इसका एक सॉल्यूशन है क्योंकि आपने एक सॉल्यूशन अपनी तरफ से दिया। सामने वाला माने ना माने हमारी थोड़ी ना बात है, हमने दे दिया सॉल्यूशन कि तुम ले लो 10 और 90, क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसकी जगह 10 रखा, इसकी जगह 90 रखा, एलएचएस 100 बना, एलएचएस 100 है, सेटिस्फाई हो गया। आपने बोला पसंद नहीं है दूसरा सॉल्यूशन लो, पसंद नहीं है तीसरा सॉल्यूशन लो, और लो और लो और लो, डेसिमल में लो यार, क्या दिक्कत आ रही है। समझ लो 54 58 1 पैसा 2 पैसा चलता है, पुराने जमाने में चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब आपके सामने एक प्रॉब्लम आई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, आपने उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता दिया। क्या कोई एक फिक्स सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है? नहीं, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो। कौन सा रॉन्ग है? 20 80 भी 100 होता है, 30 70 भी 100 होता है, 21 और 79 भी 100 हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, याद रख लेना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सुनना करो चीज़ों को, लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल, उसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है। बट लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल के अंदर आ गई और आपको एक इक्वेशन गिवन है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। इसकी वैल्यू रखते जाओ, इसकी वैल्यू चेंज होगी, या इसकी रख दो, इसकी चेंज होती चली जाएगी, कीप चेंजिंग। तो समझ में आ गया इस बात का कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इक्वेशन अपना कवर हो चुका है। लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7, कोई भी इक्वेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हैज़, ठीक है, अ यूनिक सॉल्यूशन? नो, क्योंकि 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। 2 सॉल्यूशन? अरे नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कुछ भी रख दो यार, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 रखो, y की वैल्यू कुछ निकलेगी, x की वैल्यू 1 रखो, y की कुछ निकलेगी, x की नेगेटिव रखो, y की कुछ निकलेगी, y की कुछ रखो, x की कुछ निकलेगी। तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। तो डजेंट मैटर की इक्वेशन क्या है, अगर वो लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है बातों ही बातों में। ठीक है, और जो कंसेप्ट बताना था वो भी चलता जाएगा। तो कंसेप्ट समझना जरूरी है और चैप्टर को लिंक करा करो, ऐसे ही नहीं कि बस ठीक है टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे यार। ठीक है भाई, चलो उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं, फिर बात करेंगे आगे। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, देखो चैप्टर ये वाला है लेकिन क्वेश्चन किसका दे दिया, पुराने चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है। मान लो ये 1,0 है, मान लो 2,0 है, मान लो 3,0 है, क्योंकि एक्स एक मैंने बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, जो नया बच्चा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर देख लेना, प्लेलिस्ट है उसकी। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है, तो यानी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू तो कीप चेंजिंग,
-1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है यार, माइनस का 1.5 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है वो। तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एक वेरिएबल मान लिया m, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू, बट y मस्ट बी 0, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलते जाओ x एक्सिस के ऊपर, आप 1 कदम चलो, 2 कदम चलो, 3 कदम चलो, माइनस की तरफ चलते जाओ 1-2 कदम आराम से, बट y मस्ट बी 0। तो x एक्सिस का कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट में होगा, हमेशा x, 0 की फॉर्मेट में होगा। तो एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस y मस्ट बी 0। y 0 किस में मिला, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन ही ये बचता है, ठीक है। वैसे देख लो, ये आप समझ लो, ऑन x एक्सिस y 0 और x कुछ भी, ठीक है। तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले वाला, इक्वेशन x = 7 इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटन एज, ये क्या बात कर दी यार इसने। एक इक्वेशन दी इसने x = 7, कह रहा है कि 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो इसको। यार वेरिएबल तो एक ही दे रखा है, इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं। सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, यार 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करनी है, और हम 2 वेरिएबल की इक्वेशन का फॉर्मेट जानते हैं कि ax + by + c = 0, यानी कि क्या होना चाहिए, x वाला टर्म भी होना चाहिए, y वाला टर्म। देखो एक बात है, मैं चाहूँ तो जल्दी से करा दूंगा, लेकिन मैं आपकी तरह सोचना सिखा रहा हूँ कि कोई बच्चा होता है जिसको क्वेश्चन नहीं आता है, तो जिनको आ रहा है ना क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि जिनको नहीं आता उनको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ax by c यानी x वाला टर्म होना ज़रूरी है, y वाला टर्म होना ज़रूरी है, और एक कांस्टेंट होना, हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो वही बात है, टर्म हो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वही गायब भी हो सकती है टर्म, लेकिन ये फॉर्मेट ये है हमारा। तो आपने कहा यार इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करें, x वाला टर्म है, y वाला टर्म नहीं है, कैसे लेके आए y वाला टर्म कैसे लेके आए। तो आपने सोचा, दिमाग लगाया, यार x वाले टर्म के साथ में कुछ ऐड हो रहा है ना, ओके ठीक है। तो मैं भी x वाले टर्म के साथ ना कुछ ऐड करूँगा, और सब कुछ लेफ्ट साइड में है तो ले आओ सब कुछ लेफ्ट साइड में, लाना चाहो तो, नहीं लाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी बैठा रहने दो, कोई फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं है, उधर चला जाएगा, माइनस का c बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही, प्लस माइनस से कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। आपने काम करा, बोले यार x के साथ में कुछ ऐड हो रहा है, x के साथ में कुछ ऐड हो रहा है, फिर आपने दिमाग लगाया यार x वाली टर्म के साथ तो y वाली टर्म ऐड हो रही है, y वाली टर्म कहाँ से लेके आएंगे यार, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करना हमारा राइट नहीं है, हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। फिर आपने दिमाग में यार किसी चीज़ में कुछ ऐड करूं और मीनिंग चेंज ना हो, किसी चीज़ में कुछ ऐड करूं मीनिंग चेंज ना हो, हम किसी नंबर में क्या ऐड कर सकते हैं कि मीनिंग चेंज ना हो, 0 ऐड कर दो यार। तो आपने करा, लो मैंने कर दिया x में 0 ऐड। क्या कोई चैलेंज कर सकता है इस बात को कि ये लाइन और ये लाइन डिफरेंट है? नहीं, यहाँ भी x = 7 था, यहाँ भी x + 0 = x, 0 ऐड करने पर चेंज नहीं होता, और यहाँ भी 7 है। बोला लेकिन सर बोला तो गया है कि 2 वेरिएबल, तो y, अरे तो y मल्टीप्लाई कर दो 0 से। बोले सर ये क्या बात हुई, 0 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? अरे भाई 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, मीनिंग तो 0 रहने वाला है, हम तो सिर्फ उसकी शक्ल दिखा रहे हैं, जैसा वो देखना चाहता है हम वैसा दिखाना चाह रहे हैं उसको, बाकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। अभी भी ये x है, अभी भी ये 0 है, और 0 ऐड होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और =7 ही है। और बोले सर ऐसा दिखाएं तो, बोले कोई दिक्कत नहीं, आप 1 × x कर दो, क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हो कोई चेंज नहीं होता, तो आप लिख सकते हो 1 × x + 0 × y, और चाहो तो इसको इधर ले आओ, -7 = 0, अदरवाइज आप लिख सकते हो 1 × x + 0 × y = 7। तो किसी भी सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन को 2 वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या हुआ कि आप किसी नंबर में 0 ऐड कर सकते हो। अगर y गायब है तो 0 के साथ y मल्टीप्लाई करके ले आओ, क्योंकि रहेगा तो 0 ही, और अगर x वाली टर्म गायब है, मान लो इक्वेशन ये होती है आपकी, तो x वाली टर्म गायब है तो 0 साथ मल्टीप्लाई करके x को ले आओ, मीनिंग तो 0 ही है, और 0 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 रहेगा, और 0 से ऐड करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो दिखने में 2 वेरिएबल है कि हाँ एक वेरिएबल x प्रेजेंट है, एक वेरिएबल y प्रेजेंट है, 2 वेरिएबल, हाँ x का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। समझ गए बात को? तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया है कि जिस चीज़ की कमी है ना, x की कमी है 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, y की कमी 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखने लगेगा अच्छा वाह यार क्या शानदार लग रहा है, x भी है y भी है सब कुछ है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन हो गया है, और क्वेश्चन साथ मैंने कंसेप्ट बता दिया आपका, तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी एक्सरसाइज के भी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की।
ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। अच्छा, मैं वहाँ चल रहा था, उस टॉपिक को मैंने बीच में पॉज कर दिया। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रीफ करता हूँ। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला कि एक इक्वेशन है x + y = 6 मान लेते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ। ध्यान से सुना सारी चीज़ को, इसका मुझे बताना है सॉल्यूशन। आपने कहा था, देखो अभी आपने बताया कि इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। बोला जी कैसे? देखो सर ऐसे, मैंने x की वैल्यू 0 रख दिया 0, तो 0 + y = 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। हाँ जी सर, मैं x की वैल्यू, चलो मैं y 0 रख रहा हूँ इस बार, तो मैंने y 0 रखा तो x = 6 दिख रहा है। x = मैं 1 रख रहा हूँ, तो 1 में क्या ऐड करूँ 6 मिल जाए? बोले y की जगह 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 5 6। x और y का सम इज ऑलवेज 6। ध्यान रखो, x और y का सम 6। x और y का सम करो, 0 + 6 6, 6 + 0 6, 1 + 5 6, तो ये जल्दी निकालना बता रहा हूँ। 2 रखा तो ये 4 आएगा, 2 + 4 = 6। 3 रखा तो ये 3 आएगा, 4 रखा तो ये 2 आएगा, -1 रख दिया इसकी जगह पे, तो -1 जाके प्लस का 1, तो 7 आएगा। चेक कर लो, 7 - 1 = 6। तो ये होता है जल्दी सॉल्यूशन निकालना। ऐसा रखना नहीं पड़ता आपको, लेट x = 6, x = 6 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 6 + y = 6, y = 6 - 6 = 0। मीनिंग समझो इस बात का। फिर क्या करा मैंने कहा ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ। बोला ठीक है सर, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। लो जी, ये 1, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, चैप्टर भी एक तरीके से कंप्लीट सा ही हो जाएगा, ये टॉपिक समझ में आ गया तो। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, बस ठीक है, रख लेते इतने। x = 0 है, y = 6 है, तो जहाँ x 0 है वहाँ 6 है, और एक्चुअल में इसका मीनिंग ये होता है, बात तो वही है, x 0 वहाँ पे y 6। तो आपने पॉइंट लोकेट किया 0, 6। मीनिंग समझ गए ना, इस बात का मीनिंग यही है। x 0, x पे कुछ नहीं, y पे 6, ये रहा पॉइंट। x 6 है तो y 0 है, x 6 है, 6 कदम चल के यहाँ पहुँचे, y 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,6, और ये पॉइंट हो गया आपका 6,0। फिर है 1,5, x पे 1 और y पे 5। लो जी, ये वाला पॉइंट हो गया। x पे 2, y पे 4, x पे 2 और y पे 4, ये वाला पॉइंट हो गया। x 3 तो y 3, ये वाला पॉइंट हो गया। x 4 तो y 2, x 5 तो y 1। मेरा थोड़ा अजीब सा बन गया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है और ये सारे पॉइंट ऐसे बन जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैंने स्केल रफली बनाया ना ये चीज़। ठीक है, सारे पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन बनेगी ही बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। आप बना के देख लो इस चीज़ को ग्राफ के ऊपर। अब इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग ये है, सर इसका सॉल्यूशन तो ये भी है 0,6, बिल्कुल है सर। 0,6 तो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। x का सर इसका सॉल्यूशन तो 6,0 भी है, 6,0 भी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन भी लाइन के ऊपर आ रहा है, क्योंकि लाइन के ऊपर ही मिलेगा आपको वाला पॉइंट। सर लाइन के ऊपर तो मुझे 1,5 भी दिख रहा है, ठीक है, और 1,5 इसका सॉल्यूशन भी है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना कि किसी भी लीनियर इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सीनियर क्लासेज पढ़ोगे किसी टाइप की इक्वेशन आएगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी आएगी। किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, उन सब को अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट को यूज़ करके ग्राफ पे प्लॉट करो और एक लाइन बनाओ या कर्व बनाओ, जो भी बनेगा बन सकता है, पहली बात कर्व, और वो सारे पॉइंट जितने भी आप सोच रहे हो ना सर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, अरे भाई तो लाइन विद इनफाइनाइट की लेंथ की जा सकती है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हर पॉइंट ग्राफ के ऊपर होगा, ठीक है। तो एवरी सॉल्यूशन विल बी प्रेजेंट ऑन ग्राफ। ग्राफ पे हर सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। और एक्चुअल में ग्राफ का मतलब क्या होता है? अरे ग्राफ का मतलब पॉइंट लोकेट करना ही तो होता है। और पॉइंट आते कहाँ से हैं? सॉल्यूशन से निकल के आते हैं। इन सारी चीज़ों को दिमाग में फिट कर लो। इक्वेशन का सॉल्यूशन को मिला के ग्राफ, तो जितने भी सॉल्यूशन है ग्राफ पे मिलेंगे, और ग्राफ पे जो भी मिलेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। दोनों बातों को बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, हर सॉल्यूशन ग्राफ पे मिलता है उस इक्वेशन के, और ग्राफ का हर पॉइंट सॉल्यूशन होता है।
समझ रहे हो? आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट भी सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल है, डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, क्या दिक्कत है? डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकती एक्स और वाई की? आ सकती है। क्या ये वाला पॉइंट भी ग्राफ पे है तो क्या ये भी सॉल्यूशन है? बिल्कुल, ग्राफ का हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। समझ रहे हो? मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को और फिर आगे चलेंगे, बस यही मोटा मोटा काम था। इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। उन सारे सॉल्यूशन को अगर आप प्लॉट करो तो आपको एक लाइन मिलती है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या हो गया? आपने लीनियर इक्वेशन वर्ड पे ध्यान दिया? लीनियर इक्वेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है, लाइन। तो लीनियर इक्वेशन से हमेशा एक लाइन फॉर्म होती ही होती है। तो जितने भी पॉइंट होंगे उन सबको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे उसके सॉल्यूशन होंगे। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं? 0 + 6 = 6, एकदम बता चुका हूं मैं। तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ग्राफ का हर पॉइंट सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ का हर पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या बोल गया मैं? जितने सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे, तो ये भी तो सॉल्यूशन ही है, तो सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब ग्राफ का हर पॉइंट सॉल्यूशन और हर सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है। समझ गए? तो ग्राफ का हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बस ये मोटी मोटी बात आपको बतानी थी। अब अपन आराम से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन कट वाई एक्सिस। इसने बोला कि मान लो कोई ग्राफ है, मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये ग्राफ बन रहा है, मान लो, हो सकता है गलत हो, ठीक है, मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जनरल चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ ले लो या ये ग्राफ ले लो, तो आपने ध्यान दिया ये ग्राफ वाई एक्सिस को भी कहीं कट करेगा, एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगा, वाई एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, एक्स को कहीं कट कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ कट कर रहा है क्या आप डायरेक्टली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। जहाँ कट करेगा डायरेक्टली पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दोगे। कैसे बता देंगे? जहाँ दो लाइन मिलती है वहाँ कुछ प्रॉपर्टी होती है काम की। तो आप ये ध्यान पे देखो कि मान लो वाई एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या है और मैंने देखा भी नहीं इक्वेशन क्या है, उसका यूज भी नहीं कर रहा अभी, मैं जनरल चीज़ बता रहा हूँ। ये वाई एक्सिस को जहाँ कट करेगा, यार वाई एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट का फॉर्मेट ये होगा, कुछ x की वैल्यू होगी यहाँ पे, कुछ y की वैल्यू होगी ना। और जहाँ y एक्सिस पे कट करता है वहाँ पे x ऑलवेज क्या होता है? 0, और y की कुछ वैल्यू होगी। ग्राफ जहाँ y एक्सिस पे कट करेगा वहाँ पे डेफिनेटली x 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे 0 होता है। तो उस पॉइंट का फॉर्मेट कैसा आएगा कि वहाँ पे x हमेशा 0 होगा और y कुछ होगा, मुझे नहीं पता। जहाँ x एक्सिस पे कट करेगा वहाँ पे हमेशा y 0 होगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, और x की वैल्यू कुछ होगी। तो बस यही कंसेप्ट काम आएगा। तो आपको कभी पता करना हो ना y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, x 0 रख दो, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आएगी। तो इसने बोला इक्वेशन है आपके पास में 2x + 3y = 6। इसको ग्राफ जो है इक्वेशन का जो ग्राफ है y एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे? लिखने की बात है, आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। ऑन y एक्सिस x = क्या होता है? 0, तो पुट करो इसके अंदर x = 0। तो आपने लिखा 2 × 0 + 3 × y = 6। 2 × 0 0 हो गया, तो काम का नहीं है। तो 3y = 6, y की वैल्यू 2। तो एक्चुअल में उस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू 2 है। तो जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे आप जो कंडीशन है ना, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? y एक्सिस को x = 0 रख दो, y निकल जाएगा, तो वहीं कट करेगा। x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? x एक्सिस ऑन x एक्सिस y = 0, y = 0 कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी, वहीं कट कर रहा है। समझ गए बात को? एनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इन द 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में होगा? मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। पहले डिटेल में बता देता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बता देंगे। आपने कहा सर सॉल्यूशन निकालने का सिंपल तरीका है, पहले तो 9 को धर ले जाओ यार, अच्छा नहीं लग रहा इधर, कि x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं y की वैल्यू रखता हूँ कुछ भी, तो x की निकलती जाएगी। मैंने कहा y = 0 रख रहा हूँ, रख दो सर 0। मैंने y की जगह 0 रखा, तो 0 × 0 = 0, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो 2x = -9, और यहाँ से x = क्या हो गया? -9/2। मैं फिर बताऊँगा अब मैं y की वैल्यू क्यों रख रहा हूँ, वो बता दूंगा मैं। y = 1 रख रहा हूँ मैं,
लो जी 1 रख दिया y की जगह, तो 0 मल्टीप्लाई 1 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 रहेगा। और अगेन 2x इक्वल टू -9 और x इक्वल टू -9/2। y इक्वल टू 2 रखूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? अरे यार 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। कि मैं y की कुछ भी वैल्यू रख दूँ, ये पार्ट तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, 0 बना रहा है हर बार। तो y की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, y की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? -9/2 -9/2 -9/2। इसलिए सारे सॉल्यूशन जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें आपने ध्यान दिया कि x की वैल्यू एक फिक्स आ रही है, तो x इज ऑलवेज -9/2 और y की जगह पे आप कुछ भी रख दो, m n p, मतलब कुछ भी रख दो y की जगह पे, पॉइंट पे रखो, किसी में रखो, 0 बना रहेगा। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा ना वो किस फॉर्मेट में होगा कि x तो -9/2 फिक्स रहेगा और y कुछ भी हो सकता है, x चेंज नहीं हो रहा, x फिक्स है तो ऑप्शन गलत। x 0 थोड़ी ना हो रहा है यार, x तो फिक्स हो रहा है। x समझ गए बात को? तो ये निकल के आएगा कि इसका इक्वेशन जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका इस फॉर्मेट में निकलेगा। और वैसे भी ध्यान देते हो इस चीज़ के ऊपर यार, एक्चुअल में था क्या ये? अगर y को उड़ा दूं तो मेरे हिसाब से शायद इक्वेशन ये थी ना, -9/2 निकल रहा था ना, +0 y इक्वल टू -9। इसको उड़ा ही दो ना, ठीक है, कुछ काम का तो है नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो चुका है भाई, 0 मल्टीप्लाई y लिखा है, मीनिंग तो 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही -9/2, तो x इज ऑलवेज -9/2, y के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। समझ गए सर? डिपेंड नहीं करेगा मतलब क्या होता है कि y की किसी वैल्यू का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा y किसी वैल्यू का? अरे y जब है ही नहीं, जो बंदा आपके रूम में प्रेजेंट ही नहीं है आपके साथ, अभी बैठ के पढ़ ही नहीं रहा आपका कोई फ्रेंड अभी रूम में बैठ के, क्या उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए बोलते हैं कि इस चीज़ों को सिंप्लीफाई करो कि y हटा दो, 2x इक्वल टू -9 x इक्वल टू -9, हमेशा -9/2x y का इम्पैक्ट है? नहीं है। y की क्या वैल्यू रखूँ? कुछ भी रख, इम्पैक्ट ही नहीं है, ठीक है। आपका दोस्त आपके पास नहीं है, चाहे कुछ भी बोल रहा हो अपने घर पे बैठ के, क्या उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, ठीक है। इफ -2, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मैंने कहा था जो भी सॉल्यूशन होता है वो इसको सेटिस्फाई करता है, LHS इक्वल टू RHS बन जाता है। तो इस वैल्यू को इसमें उठा के रखो, तो इससे LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू क्या बननी चाहिए? सेम। तो आपने LHS में रखा है x और y की जगह पे, तो 2 और x की जगह रख दिया 2, 3 और y की जगह रख दिया 0, इक्वल टू k, 4 + 0, 3 × 0 इक्वल टू k, 0 कोई रोल नहीं है, तो k इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। टू एक्स + 5y = 7 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आप कहोगे सर 8th क्वेश्चन जो था उसमें तो आपने बोला था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बोला था, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो गया? अरे भाई ध्यान से देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मैं आपके सामने फिर बोल रहा हूँ अपनी बात को, कहोगे सर तो क्वेश्चन वाली बात और आपके साथ मैच नहीं हो रही। इसने बोला इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसने बोला यूनिक सॉल्यूशन है इफ़, ध्यान से देखो एक बार इसका सॉल्यूशन देखो, नज़र डालो थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन पे ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग समझना भी जरूरी है। सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आने वाला है कहीं पे चेंज होके आ गया। तो मैंने x 0 रखा तो 5y = 7 और y = 7 डिवाइड में 5 चला जाएगा, ठीक है। मैंने y = 0 रखा तो 0 × एनीथिंग 0, 2x = 7 तो x = 7 डिवाइड बाई 2। मैंने x = -1 रखा तो 2 × -1 इज -2, -2 उधर भेजा तो प्लस का 2, 9 बन गया। 5y = 9, y = 9/5। कह रहे हो सर क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहा हूँ बताते हैं। अब मैंने रखा इसके अंदर, क्या रख दिया इसके अंदर मैंने कि मान लो मैंने रखा है x की जगह पे 1, ठीक है, रख दो 1, 2 × 1 इज 2 प्लस 5y = 7, 5y = 7 - 2। मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ, काम की चीज़ है। y = 1 आ गया, ठीक है। ऐसे रखते जाओ आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। बोले हाँ सर पता है तो हमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, लेकिन इसने ये क्यों बोला
कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया क्वेश्चन का कि हम जानते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है इफ़, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है ना कुछ कंडीशन तो होती है। तो आपने ध्यान से देखा कि जितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे ना, आप निकाल लेना जितनी मर्जी निकाल लेना, उसमें सिर्फ यही वाला एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें एक्स और वाई की नेचुरल वैल्यू मिल रही है आपको। अदरवाइज आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल ऐसे नंबर मिलते चले जाएंगे, डेसिमल में, रेशनल में नहीं मिलते चले जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में इकलौता सॉल्यूशन ये वाला ऐसा होगा जिसमें दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी, नेचुरल। समझ गए? तो एक कंडीशन हमने पकड़ी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है इफ एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और निकालो और पॉजिटिव निकलेंगे, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट निकलेंगे। रियल नंबर में रेशनल, इरेशनल सब आते हैं, तो वो भी इनफाइनाइट निकलेंगे, रेशनल। तो ओनली दिस इज पॉसिबिलिटी जहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन है जब एक्स और वाई की नेचुरल वैल्यू है। समझ गए बात को? तो कंफ्यूज मत होना, सर आपने बोला इनफाइनाइट होते हैं ये तो यूनिक हो गया। भाई यूनिक नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यूनिक तभी मान होगा इसके अंदर, बस एक ही वैल्यू वाला आएगा। जब नेचुरल रख दोगे ना तब सिंगल वेरिएबल मिलने वाला है, सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2 इज अ लाइन, x इक्वल टू 2 की एक लाइन बनानी है आपको। मैं ग्राफ से समझा देता हूँ पूरा, शॉर्टकट भी सिखा देंगे। x इक्वल टू 2 को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। क्या मैं x इक्वल टू 2 को x प्लस 0 इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, और 0 मल्टीप्लाई y, ठीक है। यहाँ मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि जब ये वाली सिचुएशन बनती है ना x इक्वल टू 2, आप कहोगे सर x इक्वल टू 2 में y का कोई रोल नहीं है, मतलब y की वैल्यू में कुछ भी रखूँ x हमेशा क्या रहेगा, 2। मतलब y अगर मैं 0 रखूँ तब भी 2 रहेगा, y 1 रखूँ तब भी 2 रहेगा, y 3 रखूँ तब भी 2 रहेगा, y -1 रखूँ तब भी 2 रहेगा। इसका मतलब कि x की वैल्यू हमेशा 2 होने वाली है। तो y 0 है, x 2 है, तो ये हो गया आपका 2,0, ठीक है। x की वैल्यू 2 ही रहेगी, y की वैल्यू भले ही 1 हो जाओ, y की वैल्यू 2 हो जाए तब भी x 2 रहेगा, y की वैल्यू 3 हो जाए तब भी x 2 रहेगा, y की वैल्यू 4 हो जाए तब भी x 2 रहेगा, -1 रहेगी y की वैल्यू तब भी x 2 रहेगा, ये रहेगी तब भी x 2 रहेगा। सबको ज्वाइन करो, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो ये हो गई आपकी x इक्वल टू 2 की लाइन, जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y पर डिपेंड ही नहीं कर रही यार, क्योंकि y है ही नहीं, आपका वही फ्रेंड y जो है ही नहीं प्रेजेंट आपके रूम में। तो x इक्वल टू 2 हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल है, और ये बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना बना रहेगा, 2, क्योंकि कौन सा पॉइंट है, 1, 2। समझ गए? तो x इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। कभी क्लास लेंगे इसकी, जब डिटेल में बताऊंगा। पैरेलल लाइन का और एग्जांपल बनते हैं जो, दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पॉइंट 4,1 लाइज ऑन द लाइन, ये 4,1 कौन सी लाइन के ऊपर लाई करेगा, इस बात का मीनिंग क्या है कि 4,1 किस लाइन के ग्राफ पे लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब ये 4,1 जिस लाइन के ग्राफ पे लाई करेगा, ये 4,1 उस लाइन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ग्राफ का हर पॉइंट सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब सीधी सी बात बोल दी यार, 4,1 किसका सॉल्यूशन है, 4,1 किसका सॉल्यूशन है, तो 4,1 उसका सॉल्यूशन है जिसको ये सेटिस्फाई कर देगा। अच्छा, और सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होता है कि 4,1 को मैं किस में रखूँ कि LHS RHS सेम आ जाए। तो अब आपको रख के देखना पड़ेगा यार, 4,1 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ मान लो, तो x की जगह 4 रखा, y की जगह रखा मैंने 2 + 2 × 1, ये तो यार 4 + 2 6 बन गया। RHS में 5 है, नहीं ये नहीं होगा, ये सेम है, x + 2y यही है, यानी LHS की वैल्यू हमेशा आपकी कितनी आने वाली है, 6। तो ढूंढो RHS में किसके 6 है, ये वाला। रख के देखो दोबारा से वेरीफाई करने के लिए, x 4 है, 2 × 1 6 और RHS 6। तो 4,1 एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन है। तो 4,1 जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो उस ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो ये आप रख के देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल में बता दिया है कि इसका मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफ पे लाई करने का मीनिंग क्या होता है, सब कुछ। ग्राफ ऑफ लाइन दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कहाँ कट करेगा,
ये मान लो ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो ऑन एक्स एक्सिस हम जानते हैं वाई इक्वल टू 0 होता है, तो आप इसमें वाई इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 रखा है इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू होगी 7, यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका x तो 7 होगा और y ही क्या है इसका 0। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं और आप लोग करके देखना एक बार दोबारा से, और मुझे एक बार कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप जब सॉल्यूशन समझने के बाद में, एक तो आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन समझने के बाद में आपको टाइम कितना लगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना। रहे यार कौन सी क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया, 7th का। वेरिएबल वालों को एक तरफ लेके आओ, बिना वेरिएबल को एक तरफ, तो यहाँ 2x है, x को इधर लेके आया इक्वल टू 3, 1 को इधर लेके चला गया, तो 2x माइनस एक्स इज x और 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, तो आंसर आ जाए इसका 2। फोर्थ क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 पासेज थ्रू। इस लाइन का ग्राफ कहाँ से पास करेगा, तो इस लाइन का ग्राफ अपने हर सॉल्यूशन से पास करेगा। समझ रहे बात को, किसी लाइन का ग्राफ उसके हर सॉल्यूशन से पास करता है। बताया था मैंने अभी आपको, लाइन के पॉइंट बनाओ, ये ग्राफ हर सॉल्यूशन से पास करेगा। इसका मतलब आपको ये बताना है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या है। ध्यान से देखना जरा इसको, यहाँ से x इक्वल टू वाई निकला कि नहीं निकला, मतलब इस ग्राफ में या इस इक्वेशन में एक यूनिक चीज़ निकल के आई। क्या, अरे यार यहाँ पे x और y की वैल्यू सेम है, यानी इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा। अब y इक्वल टू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 आएगी, 0 रखो 0 आएगी, -1 रखो -1 आएगी, -2 रखो -2 आएगी, 3 रखो 3 आएगी। x और y मस्ट बी ऑलवेज सेम। क्या 2 और 3 में x y सेम है? नहीं, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है नहीं। क्या मैं x 2 रखूँ और y की जगह 3 रखूँ? अरे भाई मैथ्स रॉन्ग हो जाएगा। 3 4 रॉन्ग, 5 6 रॉन्ग, 0,0 सॉल्यूशन है। x 0 तो y 0, ये भी सॉल्यूशन। x 1 तो y 1, x 2 तो y 2, x 3 तो y 3। समझ गए बात को? ठीक है, तो ग्राफ से पास करना और इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ही बात होती है। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4 क्या x पे डिपेंडेंट है? नहीं है। y इक्वल टू -4, -1 -2 -3 -4 ये y एक्सिस है ना, तो y इक्वल टू -4 एक ऐसी लाइन होगी जिसमें x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दो, y इज ऑलवेज सेम -4। ठीक है, तो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, x एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो एक चीज़ बता देता हूँ छोटी सी, कि x इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट नंबर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1 -2 -3, ये सब y एक्सिस के पैरेलल होता है, क्योंकि x इक्वल टू समथिंग y पे डिपेंडेंट ही नहीं है, y कुछ भी रखो, मैंने बताया था आपको। और सिमिलरली y इक्वल टू समथिंग कुछ रखा हुआ है तो वो x पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसी लाइन बनेगी कुछ भी वो हमेशा x के पैरेलल होगी। ठीक है, तो दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो हम थोड़ा ना निकालने बैठे इनफाइनाइट, तो ऑप्शन से देखते हैं कौन सा वाला है। तो इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैंने 0,2 को रख के देखा है इसके अंदर, तो आपने रखा x की जगह 0 और y की जगह 2, तो -4 हो गया। क्या -4 4 के इक्वल है? नहीं। तो आपने कहा नहीं यार गड़बड़ हो रही है, x की जगह रखा आपने 4, y की जगह रखा 0, तो x की जगह रखा आपने 4 -2, y की जगह रखा 0, 4 - 0 इक्वल टू 4 आ रहा है, और RHS भी क्या है 4, बिल्कुल सही है, ये इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पॉइंट रख के देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, जैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हो सेकेंड अटैम्प्ट में, वो भी बताना। रिविजन चालू कर दो, और बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो चैप्टर करना है वो ही मुझे बता देना, करवा देंगे बाद में।